हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने जो भी टॉपिक कवर करे हैं या फिर जो भी पीजीटी लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एनवीएस, ईएमआरएस, डीडीपीएलएसबी, उन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी और एचएसएससी में के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगी बिकॉज उनका भी सेम सिलेबस है। कहीं ना कहीं जो बीएससी है, अकाउंटेंसी है, उनका भी पार्ट है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बेटा, ये एनवीएस का जो हाल ही में 2022 में पेपर हुआ था वो वाला है। कैसा आया है आपको इस पेपर से अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको कितना और क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं इस वीडियो में एनवीएस का पेपर का ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी क्योंकि 80 क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन करते हुए करवाऊंगी, तो पूरा पेपर तो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक बारी मैं पूरा पेपर दिखा देती हूँ कि कैसे क्या आता है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, एनवीएस के एग्ज़ाम में सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था 10 मार्क्स की क्या आती है, आप लोगों की जीए आती है। ठीक है, 10 मार्क्स की जीए आती है, यानी जनरल अवेयरनेस, जिसमें आप लोगों का करंट अफेयर का पार्ट होता है। ठीक है, जनरल साइंस, जो आप लोगों की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये सारा पार्ट पूरा जीए में ही आ जाता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं जीए के। ठीक है, जीए के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के आप लोगों के 20 क्वेश्चन, आईसीटी के 10 क्वेश्चन। ठीक है, फिर टीए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आते हैं ये आप लोगों का जर्नल पेपर यानी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये 50 मार्क्स का होता है आप लोगों का। और फिर आप लोगों का 70 मार्क्स का कॉमर्स प्लस 10 मार्क्स यानी टीए बोला जाता है, या फिर कई बारी सब्जेक्ट के ही 80 हो जाते हैं। ठीक है, ये ईएमआरएस में आता है 10 मार्क्स का। इसमें तो एनवीएस में तो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है आप लोगों का। फिर 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की इंग्लिश, ये आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो कंपलसरी तो यही है 150 मार्क्स आप लोगों का, 130 सॉरी 50। हाँ, ये 50 प्लस 80 आप लोगों के, तो 130 मार्क्स आप लोगों का कंपलसरी है। इससे आप लोगों की कट ऑफ बनती है। ठीक है, 20 मार्क्स आप लोगों के कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, हिंदी और इंग्लिश। उसमें मतलब 4 नंबर हिंदी में और 4 नंबर इंग्लिश में लाने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आती है, आप लोगों का मीडियम लेवल होता है। अगर आप ठीक से प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों की हो जाती है ईजिली क्रैक। ठीक है, अब ये थे आप लोगों के 10 क्वेश्चन जो जीए के। ये पेपर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का जीए है। फिर उसके बाद है आप लोगों का 20 मार्क्स की रीजनिंग। ठीक है, 20 मार्क्स में रीजनिंग आती है, ये वाले क्वेश्चन जैसे रीजनिंग के गिवन है। रीजनिंग का ये पूरा जो पार्ट फर्स्ट है उसका अपना सिलेबस गिवन है, आपको उसके अकॉर्डिंग करनी ही होगी। ठीक है, ये आप लोगों की कुछ क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आप लोगों की रीजनिंग के गिवन है। फिर उसके बाद है आप लोगों का 10 मार्क्स का आईसीटी। ठीक है, 10 मार्क्स का आईसीटी, ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए कंप्लीट रीजनिंग के। राइट, अब है 10 मार्क्स में आईसीटी। आईसीटी के यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये पेपर आप लोगों को एक बारी देख लेना है जनरल सेक्शन वाले के लिए। ठीक है, फिर 10 मार्क्स के यानी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स में आप लोगों का टीए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के टीचिंग एप्टीट्यूड के स्टार्ट है 1 to 10, और 10 ही मार्क्स के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, एज यू नो, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब है आप लोगों का कॉमर्स। कॉमर्स का सेक्शन में 80 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, 80 मार्क्स के। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन मैं करवा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट 40 क्वेश्चन मैं इसमें करवा देती हूँ, फिर आगे इस वाले में जो भी बीच में न्यूमेरिकल आएंगे उस न्यूमेरिकल को जो भी जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनको डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे हम एक अनदर वीडियो में। ठीक है, अगर ये ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हुई तो इसमें भी करवा दूंगी मैं, जो भी होगा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। डेट्स वाई इसके पार्ट 2 बनेंगे इस वीडियो के। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट्स अ बिजनेस फर्म सेट्स अप इट्स ओन कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल। ये अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये कंज्यूमर यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों के सिलेबस में है, उससे ये क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा इतना तो। ठीक है,
इस क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का कि 6 राइट होते हैं आप लोगों के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन और राइट टू बी अश्योर्ड, ये सारे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है, इतनी बातें आप लोगों को पता होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है ग्रीवेंस, यानी जो उपभोक्ता की शिकायत सुनने के लिए जो ग्रीवेंस सेल बनाई जाती है वो कौन से राइट के तहत आती है। तो यानी ये सेल ये क्यों बनाई जाती है, आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें एजुकेशन कर देते हैं। लेकिन ग्रीवेंस सेल यानी कोई भी सेल क्यों बनाई जाती है, यानी सेल क्या है बेटा, एक रिड्रेसल सेल, यानी कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स बैठे होंगे वहाँ पर, कुछ मेंबर्स बैठे होंगे जो उपभोक्ताओं की यानी कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सुन रहे होंगे। तो यानी सुनने के लिए, उनकी शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए जो बिठाए जाते हैं वो यानी राइट टू बी हर्ड में आते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स। इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए कौन सा साइन होता है आप लोगों को पता भी होगा, ISI साइन होता है आप लोगों का। ठीक है, ISI किस चीज के लिए होता है, आप लोगों के इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं उन सब के लिए। ठीक है, एग मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, होल मार्क होता है आप लोगों का ज्वेलरी वगैरह के लिए, और FPO होता है आप लोगों का फूड प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उन सब के लिए। ये भी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। अब आप लोगों को एक होमवर्क करना है मेरी तरफ से, मैं बता देती हूँ, बिकॉज मैं चाहूँ तो बता भी सकती हूँ, बट बता इसलिए नहीं रही हूँ आप लोगों को क्योंकि खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर याद रहेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म लिखनी है, ISI की फुल फॉर्म लिखनी है, FPO की फुल फॉर्म लिखनी है। राइट, ये आप लोगों को लिखना है इस वीडियो को करने के बाद ही, जहाँ भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर आते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, गलत बतानी है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनना होता है। देखो, इन जो एग्जाम्स हैं यानी NVS, KVS, EMRS, इनके पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, मॉडरेट लेवल के पेपर आते हैं, बट आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है क्योंकि ये घुमा के कान पकड़ते हैं, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन कम पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक भी अगर गलती होती है तो आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं, इसलिए जो पेपर ईजी आता है उसमें कट ऑफ हाई जाती है, इसी वजह से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, विच इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बोला है। माइनर, माइनर कौन होता है, जो 18 साल से कम बच्चा होता है वो उसे बोलते हैं, 18 साल से कम जो बंदा होता है उसको बोलते हैं माइनर। राइट, माइनर कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली एज यू नो, जो कि जन्म से ही कोई भी बच्चा उसका मेंबर बन जाता है, तो माइनर कैन नॉट बी मेंबर, यानी 18 साल से कम का बच्चा भी जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होता है। ये बात मतलब ये बात यहाँ पे गलत है कि ये तो कह रहा है कि माइनर मेंबर नहीं होता, बट मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज बता रही हूँ कि होता है, जन्म से ही हो जाता है। तो यही आप लोगों की, यही जो फर्स्ट पॉइंट है वही गलत है और हमने गलत ही बताना था। ठीक है, बाकी पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोपराइटर। ठीक है, जो सोल प्रोपराइटर होता है यानी एक अकेले बंदे ने कोई भी बिजनेस कर रखा है तो उसका पूरा रिस्क उसी का होगा और प्रॉफिट भी। राइट, तो ये क्वेश्चन, ये लाइन तो सही है हमारी। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड टू अ स्टार्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई भी बंदा पार्टनरशिप फर्म ओपन करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, तो दो, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ 1 मैन 1 वोट। ये किसका प्रिंसिपल है, ये है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। आप लोगों को पता है 10 एडल्ट मेंबर होने चाहिए। ठीक है, किसके लिए, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए, ये चीज़ भी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फोर्थ क्वेश्चन, रिगार्डिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें नॉट करेक्ट बताना है बेटा। जब नॉट करेक्ट बताए ना तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। देखो, फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल मोस्ट एडवांटेज, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल किसके पास ज़्यादा होती है, कैपिटल यानी पूंजी किसके पास ज़्यादा होती है, पार्टनरशिप के पास या कंपनी के पास। अरे कंपनी के पास ज़्यादा होती है ना कैपिटल, तो यही हमारा गलत है, यानी 4 का अपना आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। हमसे गलत पूछा था, हम ये बता रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी पैसे पार्टनरशिप के पास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंपनी, लेकिन ये लाइन तो गलत है। एक कंपनी एक बड़ी फर्म होती है तो कंपनी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, पार्टनरशिप में कम कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी कंपनी, हाँ जी बिल्कुल, मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी चलती रहेगी, वो लाइन आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, सोल प्रोपराइटरशिप बंद हो जाएगी।
क्योंकि अगर एक बंदा है, उसी ने बिजनेस खोला, वही उसी की डेथ हो गई या उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन, यानी किसी भी बिजनेस को खोलना, कोई भी अकेला बंदा कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको ओपन करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि किसी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नोन एंड नोट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी कौन सा मतलब वो है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, राइट? नहीं पूछा है। फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ओन कंजम्पशन, कोई भी एक किसान राइस मतलब चावल उगा रहा है, किस चीज़ के लिए? खुद के खाने के लिए, है ना? खुद के खाने के लिए उगा रहा है चावल, तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है भाई, पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है, यानी वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है ना? एक टीचर अपने ही बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो मतलब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ऐसे ही ये चीज़, यानी आप लोगों का फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे पढ़ लेते हैं। अ फैक्ट्री ओनर्स प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग फॉर द सेल इन मार्केट, कोई भी फैक्ट्री ओनर स्कूल बैग प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, तो दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज ओन क्लिनिक, अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम कर रहा है, अपने क्लिनिक में अपने बच्चों को थोड़ी ना ठीक कर रहा है, अपने क्लिनिक, डॉक्टर ने क्लिनिक खोला क्यों है? पैसा कमाने के लिए, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, अगर टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, डेट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो पैसों के लिए पढ़ा रहा है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, राइट? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कजेज ऑफ रिस्क कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक कजेज? ठीक है, इकोनॉमिक कजेज में कौन से चीज़ें आती है इकोनॉमिक में, राइट? तो इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? फ्लड एंड अर्थक्वेक ये नहीं आते, ये तो नेचुरल रिस्क है ना। नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ भी नहीं आते हैं इकोनॉमिक में, राइट? फिर उसके बाद है लेवाई ऑफ हायर टैक्सेस, हाँ जी, ये इकोनॉमिक का पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक कजेज में आते हैं। ये आप लोगों ने फैक्टर्स में पढ़े भी होंगे और बहुत अच्छे से आते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर इन इंडिया? ठीक है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो जॉइंट वेंचर नहीं है इंडिया के अंदर? नहीं है, राइट? नहीं पूछ रहा है बेटा। एनवीएस के 2022 में 2 पेपर हुए थे, बिकॉज पेपर ऑनलाइन था तो 2 पेपर हुए थे, ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक शिफ्ट में तो न्यूमेरिकल थे, मतलब 5 से 7 क्वेश्चंस, और एक शिफ्ट थी जिसमें थ्योरी ज़्यादा थी, तो ये जिसमें थ्योरी ज़्यादा थी ये वो वाला पेपर है, राइट? लेकिन इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग देखेंगे तो। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं अच्छे से और क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज को लगाते हैं तो आप लोग ईजिली क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को। बट आप लोगों को शर्त ये है कि अपने सिलेबस को कवर करके, कम कंटेंट को कवर करके आप लोगों को बहुत बार रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज को सोल्व करना है, तब जाके। बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, यानी मान लो आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक को दोबारा दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, तीसरे टीचर से फिर पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं बेटा। ऐसे कभी भी कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आप लोगों को क्या करना है, एक टॉपिक को पढ़ के उसके पीवाईक्यू करो, आगे टॉपिक पे बढ़ो, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ही कोई एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और बार बार रिवीजन करें, ठीक है? मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बोलती हूँ, ठीक है? अब जॉइंट वेंचर कौन से हैं, कौन से नहीं है पूछा है बेटा। तो AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जॉइंट वेंचर है, ठीक है? ग्रीन गैस है, दिल्ली फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ये भी है, ये जॉइंट वेंचर तीनों हैं। इंडियन रेलवे का किसी के साथ भी कोई जॉइंट वेंचर नहीं है। ये आप लोगों के एनसीईआरटी में गिवन है ये क्वेश्चन, बहुत मतलब एक इस चैप्टर के बीच में वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है? अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली पॉपुलरली कैटेगराइज्ड एज अ बिजनेस सर्विसेज? बिजनेस सर्विसेज का कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है बेटा बिजनेस सर्विसेज का? रेस्टोरेंट सर्विसेज है, ये मतलब आप लोगों को मेनली बताना है, मेनली यानी मोस्ट पॉपुलरली बैंकिंग, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग। तो 8th का हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट, राइट? 8th का हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट आंसर, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है respecting the religious sentiments and dignity of people by a business firm in the conduct of its operation falls under which of the following category of social responsibility? ठीक है, अगर हम किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी है? आप लोगों को पता है, ये आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, LEED, 3 आप लोगों की ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ते हैं, ठीक है? लीगल, इकोनॉमिकल, एथिकल, लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल और डिस्क्रिशनरी, यानी ये एक तरह का आप लोगों का जो विवेकाधीन या फिर सामाजिक कार्य है,
तो आप लोगों का जो सेंटीमेंट्स है, सेंटीमेंट कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, आप लोगों का इमोशनल एथिक्स से रिलेटेड है, तो आप लोगों का 9th का आंसर हो जाएगा सी, राइट। फिर आप लोगों का 10th क्वेश्चन है आप लोगों का, द क्लासिफिकेशंस ऑफ रिटेलर्स एज इंटीरेंट्स रिटेलर्स इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। आप लोगों को पता है ये चैप्टर आप लोगों के इंटरनल, ये क्वेश्चन आप लोगों के इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड है। इंटरनल ट्रेड का काफ़ी अच्छा कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये इस पेपर में लगातार 2 क्वेश्चन ये इंटरनल ट्रेड के हैं। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं बेटा जो आप लोगों को किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो इंटीनेरेंट रिटेलर्स होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, तो प्लेस के बेसिस पे होते हैं, जो मतलब यानी प्लेस के बेसिस पे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जिनको जो फिक्स प्लेस नहीं होता कुछ भी चीज़ सेल करने के, इधर से उधर घूमते रहते हैं। लाइक जैसे आप छोटे छोटे गांव में कस्बों में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बेचने, जैसे आम वाला या फिर कोई भी मतलब कोई भी चीज़ बेचने वाला इधर से उधर घूमता रहता है, उसी को ही बोलते हैं इंटीनेरेंट्स, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे बटे हुए होते हैं, वो प्लेस के बेसिस पे बटे हुए होते हैं, राइट। यानी जिनको पेडलर भी बोला जाता है, जो साइकिल पे घूमते हैं, पेडलर भी बोलते हैं, जो सर पे टोकरी लेके गोलगप्पे बेचते हैं, राइट। तो उन सब वो किसके पार्ट होते हैं, इंटीनेरेंट्स के पार्ट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर कैटेगरी फिक्स शॉप। फिक्स शॉप के अंदर कौन सी कैटेगरी नहीं है, फिक्स शॉप किन की नहीं होती है, ठीक है। देखो याद रखना, नोट कवर्ड अंडर द फिक्स कैटेगरी ऑफ फिक्स शॉप लार्ज स्टोर, ठीक है। लार्ज स्टोर, जनरल स्टोर तो लार्ज ही होते हैं भाई, जनरल स्टोर तो लार्ज नहीं होते हैं भाई। हाँ, जनरल स्टोर कौन से, जो अपने नुक्कड़ और जो मतलब स्ट्रीट के कोने पे होते हैं ना सबके, किसी भी गांव किसी भी शहर में आप लोग चले जाओ, वहाँ पर आप लोगों को एक जनरल स्टोर जरूर मिल जाएगा, जहाँ पे हम आसपास कुछ भी चीज़ें ख़त्म हो जाए, जो आसपास घर के आसपास चाय बिस्किट वो सॉरी बिस्किट नमकीन लेने जाते हैं, जैसे कोई आ जाए झट झट, तो वही क्या होता है जनरल स्टोर, यानी वो छोटे ही होते हैं। तो जनरल स्टोर छोटे होते हैं यानी फिक्स, और लार्ज स्टोर्स नहीं होते हैं ये। तो जनरल स्टोर्स, एक तो डिपार्टमेंटल स्टोर तो भाई बहुत बड़े होते हैं, है ना। चेन स्टोर भी, चेन स्टोर लाइक बाटा यानी सेम चीज़ सेम आउटलेट्स होते हैं, वो चेन स्टोर कहलाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ मतलब बोलते हैं इनकी एक लाइन होती है, लाइक सुई से हाथी तक सब कुछ मिलेगा, है ना, दैट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राइट। और जो सेकेंड हैंड गुड्स शॉप होते हैं, ये मतलब ऐसे एंटीक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रखते हैं। सेकेंड हैंड का मतलब ये नहीं है कि वो पुराना ही रखे, सेकेंड हैंड का मतलब ये भी यहाँ पे एंटीक जो गुड्स हैं वो भी मिलते हैं, राइट। तो आप लोगों की जनरल स्टोर और सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स ये किसका पार्ट है, ये फिक्स और लार्ज का पार्ट नहीं है। तो ए और सी इज योर आंसर, राइट। 11th क्वेश्चन आप लोगों का, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। 12th, एक मिनट बेटा। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट अ करेक्ट टू डिफ्रेंशिएट द डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो करेक्ट नहीं है, जो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में करेक्ट नहीं है, राइट। नेशनलिटी और नेशनलिटी ऑफ बायर एंड सेलर वंस, मतलब डोमेस्टिक बिजनेस कौन सा होता है, जो एक ही कंट्री में बेचे सामान को, राइट, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक बिजनेस, है ना। जो डिफरेंट कंट्रीज में सामान का सेल परचेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिलेटिवली लेस विद इन अ कंट्री, रिलेटिवली मोर, ये वाला फैक्टर आपका गलत है, ये आप लोगों को ना माइंड में बिठा लेना है। जो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है ना, ये रिलेटिवली हाई होता है डोमेस्टिक बिजनेस में, और रिलेटिवली लेस होता है आप लोगों का किसमें, इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है। क्यों, एक मिनट मैं फिर से एक बार ये क्वेश्चन को देख लेती हूँ। हाँ, क्योंकि ये जो फैक्टर है बिल्कुल सही बोला है मैंने, यही क्वेश्चन, यही जो आप लोगों का आंसर है ये गलत है। यानी मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे तो लार्ज होता है, यानी डोमेस्टिक बिजनेस में मोबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी मूविंग इधर से उधर ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर होती है। और जो इंटरनेशनल होती है उसमें लेस होती है। क्यों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग हमेशा एक फैक्टर को ध्यान रखना, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। जैसे हमें इंडिया से सामान भेजना है पाकिस्तान, ठीक है, राइट, तो पाकिस्तान सेल करना, हो सकता है हमारी जो गवर्नमेंट है उसने रिस्ट्रिक्ट कर रखा हो कि नहीं जी आप पाकिस्तान में सामान नहीं भेज सकते क्योंकि वॉर चल रहा है, यानी हमारी कुछ लड़ाई चल रही है।
चाइना के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप वहाँ भी नहीं भेज सकते। यानी मोबिलिटी आप लोगों की इंटरनेशनल बिजनेस में लेस होती है, और मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स जब डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाती। ये रिस्ट्रिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसलिए बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, अगर अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया होगा तो मैं बोल रही हूँ 98% बच्चों ने गलत किया होगा इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों को बाहर करते हैं कंपटीशन से, और ऐसे ही क्वेश्चन अंदर करते हैं, राइट। देखो 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोर्स ऑफ फंड इज फॉल्स। सोर्स ऑफ फंड के बारे में कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत है, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग आर ओनर्स फंड, बिल्कुल ठीक है ये तो भाई। जो इक्विटी शेयर है, रिटेन अर्निंग है, वो दोनों ही बिजनेस के यानी ओनर्स के ही फंड है, बिल्कुल। पब्लिक डिपॉजिट्स आर बोरोड फंड रेस्ड एक्सटर्नली फॉर मीडियम टर्म, बिल्कुल ठीक है। The source of financing is factoring is external, it is used as short term and medium term, right। factoring आप लोगों को पता है, what do you mean by factoring? factoring का क्या मतलब होता है? एक मिनट भाई। देखो क्या जो फैक्टरिंग होती है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। फैक्टरिंग इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। ये मीडियम टर्म के लिए होती है, इसलिए ये यहाँ पे ये फॉल्स है, ठीक है। जो फैक्टरिंग है, फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टर क्या होता है मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। और जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो एक्सटर्नली ही होते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, ठीक है। लेकिन फैक्टरिंग आप लोगों की मीडियम टर्म सोर्स होता है, फैक्टरिंग आप लोगों का शॉर्ट टर्म सोर्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। ये 1 साल से ज़्यादा के लिए और 5 साल तक के लिए होता है, ठीक है। अब देखो फैक्टरिंग क्या है बेटा, फैक्टरिंग की पूरी प्रोसेस यानी पूरा एक कॉन्सेप्ट है फैक्टरिंग का, मैं एक बार बताऊंगी इसी वीडियो में। देखते हैं आगे आगे 14 क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ऐसा कौन सा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, विच वन ऑफ द नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, ADR यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, और IDR यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, है ना। एक बच गया आप लोगों का कौन सा, ICD। ICD होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है, जो विद इन 2 कॉर्पोरेट फर्म्स के बीच में यूज किए जाते हैं। ये आप लोगों का मनी मार्केट का पार्ट है, कैपिटल मार्केट का नहीं, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। देखते हैं आगे। देखो अब है 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कौन सा मतलब इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मनी मार्केट का नहीं है। तो कमर्शियल पेपर मनी मार्केट का है, CD यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, और ट्रेजरी बिल भी है। ये आप लोगों का डिवेंचर यानी कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों को ये भी पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो बच्चा, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑन ऑफ बेसिस डिफ्रेंशिएटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स आर, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को, राइट। तो सिक्योरिटी, सबसे पहले प्राइमरी में न्यू सिक्योरिटीज होती है, और सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग जो पहले की जा सकी है, ये बिल्कुल सही है। बाइंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज कैन सोल्ड हेयर, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, एक मिनट बच्चा, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड हेयर, ठीक है। ट्रेडिंग ऑफ शेयर सिक्योरिटीज ऑफ ऑन स्टॉक एक्सचेंज, हाँ ठीक है। फ्लो फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, नहीं। इन्हांसिंग लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, नो फंड्स टू द कंपनीज, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर है प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की जाती है, ठीक है। और आप लोगों का मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, हाँ ये दोनों के लिए ठीक है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसके लिए A एंड C,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बेसिस डिफरेंशिएटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आर करेक्ट। ओके, ए एंड सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोगों से सही पूछा था, ए एंड सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सही आप लोगों का डिफरेंशिएट है। फिर है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा है, एक बारी देख लेना इसको। जो भी इसकी जो आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की है, उसमें 16 क्वेश्चन को एक बार आंसर देख लेना, टैली कर लेना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। कौन सा कंपोनेंट नहीं है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, ठीक है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, राइट। देखो भाई, सबसे पहले रेट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये तो आप लोगों को पता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोगों को नहीं पता ना, तो बस ये देख लो, इकोनॉमिक्स में ये लोग ये पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, ये तो है ही। फिर उसके बाद है कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या ही मतलब है, तो यही नोट कंपोनेंट पूछा था, यानी 17 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सेकेंड, राइट। फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, ये तो भाई पढ़ते ही हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आर द स्टेप्स लीडिंग टूवर्ड्स विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। ये मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की जरूरत है, आप लोगों को, हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। 18 का आप लोगों का सेकंड हो जाएगा, यानी ग्लोबलाइजेशन, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिलोसफीज बेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन ना जो इनकरेक्ट पूछा गया है ना, वो भाई एक बारी थोड़ा देख लिया करो, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री से बिल्कुल सेलिंग और मार्केट से मार्केटिंग, राइट है। मेन फोकस कस्टमर और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नहीं ये गलत है। मेन फोकस सेलिंग का क्या होता है भाई, सेल करना होता है, कस्टमर तो मार्केटिंग मांगता है, कस्टमर की तरफ ध्यान तो यही आप लोगों का गलत हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 20th, स्टार्टलिंग कलर स्कीम फोटोग्राफ और टाइप फेस फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। ऐसे कौन से जिसमें कलर स्कीम, फोटोग्राफ, टाइप फेस, ये सब देखा जाता है। मान लो कोई प्रोडक्ट है, वो सिंपल सी पैकेजिंग वगैरह की गई है, ठीक है, तो वो कम बिकेगा। एक अट्रैक्टिव सा बनाया गया है, वो अच्छा बिकेगा। तो इन सब किस में आता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में? नहीं जी। प्रोडक्ट प्रोडक्शन में तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ ना, तो प्रोडक्ट प्रमोशन, यानी वो प्रमोशन करने के लिए क्या करते हैं ताकि अट्रैक्ट होके कंज्यूमर्स ज़्यादा परचेज करें, राइट। 21 क्वेश्चन है, इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग फॉल्स अंडर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। जो आप लोगों के इंश्योरेंस और हेल्थ केयर, ये क्या है? इंश्योरेंस और हेल्थ केयर आप लोगों की दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, तो आप लोगों को क्या है, सर्विसेज है। प्रोडक्ट्स तो हो ही नहीं सकते, है ना, तो प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं, ये किसका पार्ट होगी, आप लोगों की सर्विसेज का पार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 22 क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म एज अ hierarchy of needs as per Maslow need hierarchy theory of motivation falls under which of the one of the following, right। आप लोगों को याद रखना है कि प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल, यानी फिजिकल और इमोशनल हार्म्स, जो आप लोगों को पता है किसमें किसका पार्ट होते हैं, सिक्योरिटी नीड्स का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होता है, ये आप लोगों को मैस्लो नीड हिराकी बहुत अच्छे से आते भी होगी। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट किसकी है, डिसीवनेस, परसिवनेस, स्टेबिलिटी इन बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड नॉलेज एज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मतलब ये लगा लो कि या तो अगर ऐसे क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे या तो डेफिनेशन बेस्ड हो या राइटर बेस्ड हो, या तो उसे सीधा या तो आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता तो सीधा देखते ही छोड़ दो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऐसे में, ठीक है। लेकिन है ये बुक का क्वेश्चन ही, यानी आप लोगों के एनसीईआरटी का है ये भी। 23 का, यानी किसने कहा, चेस्टर आई बर्नार्ड ने, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑल सबॉर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रो हिम वन ओनली वन एज ही एक्ट एज अ हब, ठीक है। मतलब एक सुपीरियर, फिर उसके नीचे एक सबॉर्डिनेट, ऐसे करके एक पूरा हब बन जाता है। द सबॉर्डिनेट्स आर नॉट
अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्फ, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। दिस पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बिलोंग्स टू वन, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये फॉर्मल का ही पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? फॉर्मल का ही पार्ट है। तो फॉर्मल में क्या होता है कि एक सुपीरियर है, उसी के ऊपर मान लो मतलब एक सबॉर्डिनेट है, जितना भी सबॉर्डिनेट है उनका एक सुपीरियर होगा, वो उसी से बात कर सकते हैं, एक हब के रूप में होते हैं, एक हब से आपको पता चल जाएगा। तो ये व्हील की तरह होता है, किसकी तरह? व्हील की तरह, राइट। फिर उसके बाद है विच वन ऑफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो का कौन सा पार्ट नहीं है? ये है आप लोगों का 25th क्वेश्चन, राइट। कैपिटल गियरिंग रेशियो का कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जो कैपिटल गियरिंग रेशियो होते हैं वो आप लोगों को पता है, जो डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट सर्विस रेशियो, ये कैपिटल गियरिंग रेशियो का पार्ट है। कौन सा नहीं है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये आप लोगों के फर्स्ट 25 क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। ये आप लोगों की 30 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग। आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ भी? अगर ये पेपर आप लोगों को चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप खुद से भी अटेम्प्ट करके देखें और एक ऑप्शन के अलावा उन चारों ऑप्शन को भी लगाने की कोशिश करें। जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनका मतलब को समझें और अच्छे से इसको कवर करें, क्योंकि PYQ से ही मुझे ऐसा लगता है PYQ से शुरुआत करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन की और एंड भी वहीं करना चाहिए। अगर जो बच्चा ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और पूरे चीज़ों को पढ़कर PYQ साथ साथ देता हुआ चलता है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। जय सिया राम।